असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा अन्य नृशंस अत्याचारों के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर की भारत सरकार ने निंदा न कर प्रशंसा की। कुछ लोगों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक तक घोषित किया। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार बल प्रयोग से भारतीयों पर शासन करना चाहती है। उन्हें स्वाधीन बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है। सरकार के जन विरोधी रुख से गांधी जी का ब्रिटिश न्याय में रहा सहा विश्वास भी उठ गया। उन्होंने अपने साथियों के साथ अफ्रीका में बोअर युद्ध तथा जुलू विद्रोह में घायलों की सेवा शुश्रूषा कर ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। प्रथम महायुद्ध के समय इंग्लैंड में भारतीयों को घायलों की सेवा के लिए तैयार किया गया था और भारत आने पर मित्र और जनता के विरोध के बावजूद खेड़ा के रंगरूटों की भर्ती का भी प्रयत्न किया था। उन्होंने ये सब सेवा कार्य इसलिए किए थे कि ब्रिटिश सरकार के साथ सद्भावना प्रदर्शित करने से भारत को शीघ्र स्वराज्य प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी। युद्ध की समाप्ति के बाद सरकार ने स्वराज्य की दिशा में जो पहला कदम उठाया था वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के अंतर्गत कुछ शासकीय विभागों का हस्तांतरण था। उन विभागों पर यद्यपि भारतीय मंत्री प्रशासन कर सकते थे, परंतु उन पर गवर्नर और वाइसराय का अंकुश रखा गया था। इस द्वैत शासन वाले सुधारों का अधिकांश नेताओं ने विरोध किया। उन्हें निकम्मा कहा। गांधी जी को विश्वास हो गया कि बिना संघर्ष के स्वराज्य की मंजिल तय नहीं हो सकेगी। उन्हें असहयोग ही एक ऐसा उपाय सूझ पड़ा जो अंग्रेजों को स्वराज्य देने के लिए विवश कर सकता था। 31 जुलाई 1920 की रात को भारतीय जनता को स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करूंगा का मंत्र देने वाले तेजस्वी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का अचानक मुंबई में देहावसान हो गया। दूसरे दिन 1 अगस्त को गांधी जी ने लोकमान्य द्वारा भारतीय जनता को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार से असहयोग युद्ध की घोषणा कर दी और ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए केसरे हिंद पदक को लौटाते हुए वाइसराय को लिखा। ब्रिटिश सरकार लगातार अन्याय करती जा रही है और अन्यायकर्ता को लौटाते हुए अन्यायकर्ता अधिकारियों की पीठ थपथपा रही है। इस स्थिति में मेरा ब्रिटिश सरकार के न्याय में विश्वास नहीं रहा, इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं देना चाहिए। मैं अपने देशवासियों को भी यही सलाह दे रहा हूं। असहयोग के कई कार्यक्रमों में कौंसिलों, अदालतों, स्कूलों, कॉलेजों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के अतिरिक्त सरकारी पदवियों को लौटाने की बात भी थी। उस समय अंग्रेज सरकार अपने भक्तों को राय साहब, खान बहादुर खान साहब, सर आदि की पदवियां प्रदान किया करती थी। गांधी जी ने लोगों से सरकारी कचहरियों में न जाकर पंचायतों में अपने झगड़ों को सुलझाने की सलाह दी। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शालाओं और विद्यापीठों में पढ़ने को कहा। विदेशी वस्तुओं के स्थान पर खादी धारण करने का आग्रह किया। लोगों से शराब और नशीली चीज़ों का प्रयोग न करने की अपील की। सरकारी कर्मचारियों को भी नौकरी छोड़ने को प्रेरित किया। सारांश यह है कि भारतीयों को अंग्रेज सरकार से सर्वथा संबंध विच्छेद करने की बात सुझाई गई। संक्षेप में असहयोग आंदोलन का यही कार्यक्रम था। गांधी जी ने आंदोलन का श्री गणेश करने से पूर्व जनता से प्रत्येक स्थिति में शांति बनाए रखने की प्रार्थना की, हिंसा के कार्यों से दूर रहने का उपदेश दिया। उस समय देश में ऐसी गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं थी जो अहिंसा में विश्वास नहीं रखती थी। उनके द्वारा यदाकदा अंग्रेज अधिकारियों पर घातक आक्रमण होते रहते थे। क्रांतिकारियों का विश्वास था कि हिंसा की घटनाओं से अंग्रेज आतंकित होकर भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। गांधी जी का मत इसके विपरीत था। उन्होंने अनुभव किया था यदि स्वराज्य आंदोलन को जनता तक पहुंचाना है तो उसे अहिंसा का ही रूप देना होगा। हिंसा का मार्ग जन समूह को आकर्षित नहीं कर सकता, इसलिए वे सत्याग्रहियों को मारना नहीं मरना सिखाते थे और जनता में हिंसा की प्रवृत्ति देखते तो आंदोलन को स्थगित कर आत्मशुद्धि के लिए स्वयं उपवास करते थे।
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करते ही यह घोषित किया कि यदि जनता ने मेरे सुझाए मार्ग का अवलंबन किया तो 1 वर्ष में ही भारत को स्वराज्य प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने अपने आंदोलन का समर्थन कोलकाता कांग्रेस से प्राप्त कर लिया। कोलकाता कांग्रेस के बाद से कांग्रेस पर गांधी जी का एक प्रकार से आधिपत्य ही हो गया। जो कांग्रेस पहले अंग्रेज और अंग्रेजियत का आदर करने वाले नेताओं के इशारों पर चलती थी, अब वह जनसाधारण के प्रतिनिधि गांधी जी के इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो गई। गांधी जी कांग्रेस में सादगी का वातावरण दिखाई देने लगा। कांग्रेसी जनता के बीच धरती पर बैठकर अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करने लगे। धोती कुर्ता तथा टोपी की वेशभूषा में रहने लगे। गांधी जी ने कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की काया पलट कर दी। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो गांधी जी ने किया, जिससे आम जनता से जुड़ाव हुआ। जब तक आम जनता से जुड़ाव नहीं होगा, किसी भी आंदोलन की सफलता संदिग्ध रहती है। वह गांधी जी ने किया जो पूरी पृथ्वी के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। इसीलिए गांधी जी का महत्व है, उनके प्रयासों का महत्व है, उनकी विचारधारा का महत्व है। समय काल परिस्थिति और देश को देखते हुए गांधी जी ने जो निर्णय लिए उस समय के अनुकूल थे। अंतर्मन विकसित करो है। कोलकाता कांग्रेस के बाद गांधी जी अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन में गए। जनरव से दूर प्रकृति की गोद में स्थित यह निकेतन गांधी जी को अत्यंत मुग्धकारी लगा। छोटी सादी झोपड़ियों में अध्यापक, छात्र और छात्राएं रहकर परिवार के समान जीवन यापन करते थे। पेड़ों के नीचे अध्ययन अध्यापन होता था। इन दृश्यों को देखकर गांधी जी को लगा मानो प्राचीन गुरुकुल में पुनः जीवन धारण कर लिया हो। प्राचीन गुरुकुल ने पुनः जीवन धारण कर लिया हो। उन्हें एक बात से तो और भी हर्ष हुआ कि विश्राम के क्षणों में छात्र छात्राओं के कंठों से रविंद्र संगीत झरता था। अर्थात जब विश्राम में थे, रेस्ट होती थी, तो बच्चे रविंद्र संगीत, एक प्रकार का संगीत जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिखाया था, जो आज भी बंगाल में प्रचलित है और जो वहाँ के गीतों फिल्मों में दिखाई देता है और उसका असर भारतीय फिल्मों में भी पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। कविता करते थे, नाटक लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, कहानी लिखते थे, चित्र बनाते थे। कई विधाओं में उनकी रुचि थी। गीतांजलि पर उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। वहाँ एक प्रार्थना मंदिर था जहाँ नित्य प्रार्थना होती थी। उस समय शांति निकेतन में भारत भक्त C.F. एंड्रूज भी थे, जिन्हें गांधी जी से प्यार से चार्ली कहा करते थे। काका कालेलकर भी वहीं थे, जो बाद में गांधी जी के आश्रम में आ गए थे। रवि बाबू ने गांधी जी का शिक्षकों और शिक्षितों से मिलाप कराने के लिए प्रार्थना मंदिर के प्रांगण में एक सभा आयोजित की। गांधी जी एक छोटे से आसन पर आसीन किए गए, सामने गंध पुष्प रखे गए। वातावरण सौरभ से भर गया। शुभ्र वसना बालाओं ने कवि के इस गीत को गाया। अंतर्मन विकसित करो है, निर्मल करो, उज्ज्वल करो, सुंदर करो है, जागृत करो, उन्नत करो, निर्भय करो है, अंतर्मन विकसित करो, वंदित करो है। गांधी जी शांत भाव से बैठे रहे और अंत में धीरे धीरे उन्होंने छात्रों से अपनी मातृभाषा और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य पालन के संबंध में 2 शब्द कहे। रवि बाबू ने तुम्हारे करी नमस्कार गीत से सभा की समाप्ति की। असहयोग आंदोलन की आंधी। कोलकाता कांग्रेस के निर्णय के पश्चात देश भर में असहयोग कर दो की आवाज गूंजने लगी। स्कूल कॉलेजों से विद्यार्थी हजारों की संख्या में निकल आए। वो राष्ट्रीय गीत गा गा कर जनता में आज़ादी की आग सुलझाने लगे। कौंसिल के चुनाव में गैर कांग्रेसी खड़े हुए और कौंसिल के सदस्य बन गए। उनमें सरकारी बिलों का विरोध करने का साहस न था। इस प्रकार कौंसिल की निस्सारता सिद्ध हो गई। दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस ने भी गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया। आंदोलन को चलाने के लिए लोकमान्य तिलक की स्मृति में 1 करोड़ का तिलक स्वराज्य फंड कायम हुआ। स्वराज्य के कई अर्थ लगाए गए, परंतु गांधी जी का अर्थ अपना राज्य लगाते थे। गांधी जी ने कांग्रेस कमेटी कायम की। उन्होंने हिंदू मुसलमानों को परस्पर भाई भाई
के समान रहने का उपदेश दिया। अछूत कही जाने वाली जातियों को अछूत न रहने की के लिए आग्रह किया। स्वराज्य का आंदोलन जनता तक पहली बार पहुंचा था। महात्मा गांधी जी ने वर्ष भर देश के कोने कोने में दौरा किया। वे रेल, मोटर गाड़ी और बैलगाड़ी का भी यात्रा में उपयोग करते थे। जहाँ जाते विदेशी वस्तुओं को फेंकने की बात करते और उनके सामने ही लोग विदेशी कपड़ों का ढेर लगा देते थे। देश भर में जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। यद्यपि सरकार ने देश भर में गिरफ्तारियों की धूम मचा दी, पर वह गांधी जी को उनकी लोकप्रियता के कारण पकड़ने से झिझकती रही। जनता उन्हें असाधारण पुरुष मानती थी, इसलिए उनकी एक प्रकार से आराधना करने लगी थी। एक बार बिहार के एक गांव में जब वे यात्रा कर रहे थे, तब उनकी मोटर पंचर हो गई। वे उतरकर चलने लगे। सामने एक बुढ़िया मिली। बोली, बेटा, मेरी उम्र 104 साल की है। न जाने कब चोला छूट जाए। मैं एक बार महात्मा गांधी जी को देखना चाहती हूँ। गांधी जी ने पूछा, क्यों माँ, तू उसे क्यों देखना चाहती? बुढ़िया बोली, बेटा, वह भगवान का अवतार है ना। असहयोग आंदोलन के काल में गांधी जी खादी का पंछा, खादी का कुर्ता और खादी की सफेद टोपी पहनते थे। उनका अनुकरण कर कांग्रेसी देशभक्त भी उन्हीं के समान खादी की सफेद टोपी पहनने लगे, जिसे बाद में लोग गांधी टोपी कहने लगे। थोड़े दिनों के बाद गांधी जी ने करीब से करीब जो वस्त्र पहन सकता है उसे पहनना प्रारंभ किया। अब उनकी पोशाक थी खादी की लंगोटी, घुटनों तक धोती और जाड़े के दिनों में खादी की शाल। वे भीतर से तो महात्मा थे ही, बाहरी वेशभूषा से भी महात्मा लगते थे। उनकी वेशभूषा में युग काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा। पहले वो खादी का पंचा, खादी का कुर्ता और सफ़ेद खादी की टोपी पहनते थे, लेकिन बाद में जब भारत को अंग्रेजों ने इतना गरीब कर दिया कि आम गरीब सिर्फ एक वस्त्र ही धारण कर सकता था, उसी के अनुसार गांधी जी ने अपना पहनावा किया, जो वर्तमान चित्रों में प्रसिद्ध हुआ। असहयोग आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा था। शहर शहर, गांव गांव में सभाएं होती थी, जोशीले भाषण दिए जाते थे। राष्ट्र को जगाने वाला वंदे मातरम गीत गाया जाता था, जिससे सरकार बहुत चिढ़ती थी। लड़के और नौजवान गाते, छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। सिर चढ़ों के सिर में चक्कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंचेगी जहां जनकार वंदे मातरम। स्वराज्य की घोषणा करते हुए एक वर्ष की समाप्ति का समय जो जो निकट आता जाता था, नवयुवक अधीर हो जाते थे। शांतिमय असहयोग आंदोलन में युद्ध की गर्मी नहीं थी। वे लड़ाकू ढंग के आंदोलन की मांग कर रहे थे। गांधी जी करबंदी आंदोलन आरंभ कर सकते थे, किंतु उन्हें देशव्यापी बनाने में उन्हें हिंसा का भय था। जनता जब कर न देती तो सरकार जोर जुल्म कर उसे वसूल कराने की कोशिश करती। ऐसी दशा में दोनों ओर से मारपीट की संभावना थी, परंतु नवयुवकों के जोश को देखते हुए उन्होंने सीमित दायरे में कर बंद आंदोलन का प्रयोग करना चाहा और इसके लिए गुजरात के बारडोली जिले को चुना। वे आंदोलन की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्हें समाचार मिला कि चोरा चोरी में जनता और पुलिस में मुठभेड़ होने के कारण जनता ने पुलिस चौकी के साथ कुछ कर्मचारी भी जला डाले। गांधी जी को इससे अत्यंत दुख और निराशा हुई। उन्होंने बारडोली में सत्याग्रह प्रारंभ करने का विचार छोड़ दिया और सारे देश में चलने वाले असहयोग आंदोलन को भी स्थगित कर दिया तथा आत्मशुद्धि के लिए 6 दिन का उपवास भी किया। गांधी जी को सरकार अधिक समय तक मुक्त नहीं रख सकती थी। उसने उन्हें उनके यंग इंडिया में प्रकाशित लेख के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और अहमदाबाद की अदालत में राजद्रोह का मुकदमा चला दिया। अंग्रेज जज ब्रूमफील्ड ने सजा सुनाते हुए समय जरा सिर झुकाकर कहा, आप करोड़ों लोगों की दृष्टि में महान देशभक्त और नेता हैं। जो आपसे राजनीति में मतभेद रखते हैं, वे भी आपके ऊंचे आदर्श और संत के समान जीवनचर्या के कारण आपका आदर करते हैं। कानून की रक्षा के लिए मैं आपको 6 वर्ष की सादी सजा दे रहा हूं, परंतु यदि परिस्थिति बदले और सरकार आपको इसके पूर्व ही छोड़ दे तो मुझे सबसे अधिक खुशी होगी। सरकारी अंग्रेज जिनकी सरकार के खिलाफ गांधी जी अहिंसात्मक लड़ाई लड़ते थे, उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वे सत्यवादी और निश्चल महापुरुष थे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।